बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण के बारे में। विद्यार्थियों, जैसा आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आपका जो पेपर था, फर्स्ट पेपर, वो था प्राचीन भारत का इतिहास। और आपको बताया गया था कि भारत के इतिहास को कालक्रम के अनुसार और उसमें राज्य करने वाले राजाओं के अनुसार इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। मानव की प्रथम सभ्यता से लेकर 10वीं और 11वीं शताब्दी तक के इतिहास को हम प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, उसके अलावा मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत युग तक के शासक और उनके क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है। उसके पश्चात आने वाले युग को हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं, क्योंकि इस इतिहास की सबसे खास बात यह है कि इसमें राज्य करने वाले जो सेंट्रल इंडिया है, यानी जो केंद्रीय शासन था भारत का, उस पर राज्य करने वाले शासक मुस्लिम थे। और इन्होंने पूरे तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद से लेकर आधुनिक भारत के इतिहास के आरंभ तक भारत की केंद्रीय सत्ता पर मुस्लिम शासकों का युग रहा। इसलिए इसको हम मध्यकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। ये भारत के इतिहास का मध्य युग था। और बाद में अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डचों के आने के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अन्य विदेशी शक्तियां भारत में आई, तो उसको हम आधुनिक भारत का इतिहास कहते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा विषय है वो है भारत पर होने वाले मुस्लिम आक्रमण। विद्यार्थियों, 7वीं सदी के बाद भारत पर अरबों और तुर्कों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। अब ये क्यों हुआ था, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। 6ठी शताब्दी में इस्लाम का उदय विश्व में हुआ, यानी हजरत मोहम्मद ने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसको इस्लाम कहा गया। और ये इस इस्लाम के प्रारंभिक जो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को अपनाया, वो मध्य एशिया के रेगिस्तान में रहने वाले अरब और तुर्क लोग थे। इन्होंने सबसे पहले इस्लाम को अपनाया और उसके पश्चात इन लोगों ने इसको आगे फैलाना आरंभ किया। और धीरे धीरे उन्होंने आसपास के इलाकों को जीतकर वहां पर इस्लाम शासन की स्थापना की। तो इस समय भारत में चल रहा था राजपूत युग। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी और भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसमें से ज्यादातर जगह पर राजपूत शासक शासन कर रहे थे। इसके अलावा गुर्जर, प्रतिहार, पाल, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल जैसे शासक जो थे, वो पूरे भारतवर्ष में अपने अपने स्थानों पर राज्य कर रहे थे। लेकिन कोई भी ऐसा शासक नहीं था जो कि केंद्रीय रूप से शक्तिशाली हो। तो जब मुसलमानों ने यहाँ पर केंद्रीय शक्ति को क्षीण देखा, अराजकता को देखा, तो 7वीं शताब्दी के बाद ये जो इस्लाम धर्म में दीक्षित अरब और तुर्क के जनजाति के लोग थे, इन्होंने मध्य एशिया पर अपना अधिकार करने के बाद भारत पर धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि 870 ईस्वी में एक अरब सेनापति याकूब एलिस ने पहले तो अफगानिस्तान, जो कि भारत की सीमावर्ती भाग था, आपको ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि जिस भारत की हम उस समय के बात कर रहे हैं उसमें वर्तमान का पाकिस्तान भी शामिल है। तो अफगानिस्तान हमारा निकटतम पड़ोसी था। इसको जब मुस्लिम लोगों ने अपने अधिकार में ले लिया तो उसके पश्चात स्थिति में परिवर्तन आया। भारत में इस समय राजाओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। आपने त्रिकोणीय संघर्ष की बात पढ़ी होगी। कन्नौज को लेकर, अन्य अन्य स्थानों को लेकर भारत में शासकों के बीच में संघर्ष चल रहा था। दूसरी ओर पश्चिम में ग्रीस और फारसियों के आक्रमण का खतरा था। पूर्वी छोर पर कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। ऐसे में विश्व में इस्लाम का उदय हुआ
और संपूर्ण दुनिया का नक्शा बिल्कुल बदल गया। मुस्लिम आक्रमण के समय भारत में विकेंद्रीकरण और विभाजन की परिस्थितियां सक्रिय हो उठी थीं। यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं वो है 7वीं और 8वीं शताब्दी का भारत। मध्यकालीन भारत से पूर्व में ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण होने शुरू हो गए। विद्यार्थियों, किसी भी जगह पर कोई दूसरी जाति, विदेशी जाति भारत जो कहीं पर आकर आक्रमण करती है, तो उसके पीछे उस स्थान के लोगों की, उस स्थान के शासक वर्ग की कमजोरी सबसे अधिक होती है। तो भारत में इस समय विकेंद्रीकरण, यानी मैंने आपको बताया कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं थी, छोटे छोटे विकेंद्रित भागों में भारत का विभाजन हो चुका था, जिसके कारण छोटे छोटे प्रांतीय राज्यों का उदय हो गया था। और ये राज्य जो थे वो आपस में लड़ाइयों में उलझे हुए थे और एक दूसरे के ऊपर प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। किसी भी शक्तिशाली साम्राज्य के पतन के पश्चात जैसी स्थिति होती है, वैसी ही स्थिति इस समय भारतवर्ष की थी, क्योंकि हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात ऐसा कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं हुआ जिसने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत को एक सूत्र में बांधकर रखा हो। मुल्तान और सिंध में दो विदेशी राज्य स्थापित हो चुके थे। संपूर्ण देश छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जो किसी को एक दूसरे के मूल्य पर अपनी शक्ति एवं साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब मुल्तान और सिंध दोनों ही क्षेत्र 8वीं सदी के आरंभ में अरबों द्वारा विजित कर लिए गए थे। सिंध में अरबों की सत्ता के अवशेष बचे हुए थे। हिंद शाही राजवंश उत्तर पश्चिमी भारत का हिंदू राज्य था। अब कश्मीर और मुल्तान, जो कि सिंध का पार्ट था, और चिनाब नदी से लेकर हिंदकुश तक इसकी सीमा फैली हुई थी। महमूद गजनवी था, उसने इसकी राजधानी हिंद पर आक्रमण किया। अब जब मुल्तान पर आक्रमण हुआ तो वहां का शासक था जयपाल। उसने पहले तो मुकाबला करने का प्रयास किया, परंतु पराजित होने पर आत्महत्या कर ली। और कश्मीर का क्षेत्र महमूद गजनवी के आक्रमण के समय बहुत सारी अव्यवस्था से ग्रसित था। यहाँ की वास्तविक सत्ता जो थी वो चित्रगुप्त की पत्नी दिद्दा थी। तो इस तरह से भारत में सिंध, मुल्तान, पंजाब, दिल्ली, बंगाल आदि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे, जिसके कारण यहाँ का सैन्य आधार बहुत कमजोर हो गया था। अब हम बात करते हैं भारत पर होने वाले आरंभिक मुस्लिम आक्रमणों की, जिसमें से एक प्रसिद्ध आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। आप चित्र में उसकी शक्ल देख सकते हैं। बिन कासिम वो आक्रमणकारी था जिसने आरंभिक 8वीं 9वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण किया था। 638 से 711 तक के 74 वर्षों पर 9 खलीफाओं ने 15 बार सिंध पर आक्रमण किए। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हजरत मोहम्मद ने अरब और मध्य एशिया के जो कबीलाई लोग थे उनको इस्लाम में दीक्षित किया और उनसे कहा कि इस धर्म का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करो, तो उन्होंने अपने सैन्य बल पर काफी सारे इलाकों को अपने अधीन कर लिया। और भारत क्योंकि अब उनका निकटतम पड़ोसी हो गया था, तो सिंध जो था वो इस्लामी सीमा और भारत की सीमा के बीच में स्थित एक जगह थी। और इन इस्लामी खलीफाओं ने, जो कि 9 इस्लामी खलीफा 74 वर्ष के इतिहास में बने, उन्होंने कई बार सिंध पर आक्रमण किए, लेकिन 15 में से 14 बार वो पराजित हो गए। 15वां और बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण जो 711 ईस्वी में हुआ था, उसका नेतृत्व कासिम ने किया था। यह आक्रमण जो था वो काफी महत्वपूर्ण था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और ये सिर्फ 15,000 घुड़सवारों की सेना के साथ आया। और जल और थल, सिंध जो है वो अरब सागर के ऊपर स्थित उसके बंदरगाह हैं, तो जल और थल दोनों मार्गों से आक्रमण हुआ। और देवल, जो कि सिंध का प्रमुख बंदरगाह था और भारत का भी प्रमुख बंदरगाह था, और वर्तमान में जो कराची है पाकिस्तान की, उसके पास ये स्थित है, वहां पर ये आक्रमण हुआ। और देवल का जो शासक था
उसको मोहम्मद बिन कासिम ने हरा दिया। इस शहर को पूरी तरह से लूटा गया और पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, और यहाँ का जो शासक था उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब इसके बाद काफी समय तक शांति रही और इस आक्रमण का प्रभाव सिर्फ देवल तक ही, यानी सिंध तक ही सीमित रहा। लेकिन इसमें इतना भारी नुकसान हुआ कि उसके बाद कोई भी ऐसा मुस्लिम आक्रमणकारी सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ भारत पर डीप आक्रमण करने में। उसके बाद गजनी जो जगह है, वहां से कई आक्रमणकारी भारत में आए। इसमें 962 ईस्वी में आने वाला अलप्तगीन नामक व्यक्ति, जिसने गजनी में एक स्वतंत्र तुर्की राज्य की स्थापना की। अब यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुस्लिम थे वो कई भागों में विभाजित थे। उनकी जातियां उपजातियों में अपने कैरेक्टर्स को लेके, अपनी विशिष्टताओं को लेके वो कई भागों में विभाजित थे। जैसे अफगानिस्तान और उसके आसपास में रहने वाले अफगान कहलाते थे। तुर्क जो थी वो अलग जाति थी। मंगोल भी, उनमें से कई लोग मुस्लिम धर्म में दीक्षित हो गए थे। और अरब, अरब, तुर्क, अफगान, मंगोल, ये सब, और पठान, ये सब मुस्लिम जातियां थी जिन्होंने समय समय पर सत्ता प्राप्त करके भारत पर आक्रमण भी किया है और शासन भी किया है। तो इस समय की जिस काल की हम बात कर रहे हैं, 962 ईस्वी की, उस समय एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने, जो तुर्क जाति से संबंधित था, उसने गजनी में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और बाद में उसके दामाद सुबुक्तगीन ने उसके वंश का अंत कर एक अपनी राजगद्दी हत्या कर अपने वंश की स्थापना की। अब ये जो सुबुक्तगीन था, वह बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत पर आक्रमण की योजनाएं बनाई। और उस समय पंजाब पर हिंदू शासक जयपाल का शासन था। और 986 और 87 ईस्वी में जब गजनी पर आक्रमण उसने कर दिया, कई दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। लेकिन अंत में जयपाल को एक अत्यंत अपमानजनक संधि के साथ हार का सामना करना पड़ा, और हर्जाने के रूप में उसे सुबुक्तगीन को हाथी और कुछ प्रदेश देने का वचन देना पड़ा। लेकिन जब वो वापस अपने शहर लाहौर पहुंचा तो उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और सुबुक्तगीन ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, लूटपाट की। परंतु इस युद्ध में सुबुक्तगीन की विजय हुई और जयपाल की हार हुई, और सुबुक्तगीन ने पेशावर तक के भूभाग पर अपना अधिकार कर लिया। ये जो पेशावर है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और मुगल काल तक और अंग्रेजों के काल तक ये भारत का एक अभिन्न अंग था। जब 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई, तो उसके पश्चात कुछ इलाके जो सुबुक्तगीन के अधीन आ गए थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता की वापस से स्थापना कर ली। ये जो निर्णायक युद्ध हुआ था राजा जयपाल का, और इस समय भारी हिमपात हुआ। जहाँ पे ये लड़ाई कर रहे थे वहां पे बर्फबारी हुई, और जिसके कारण इनकी हाथियों की सेना में भगदड़ मच गई थी, और जिसके कारण जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ा था। और फिर यह युद्ध जो था एक अपमानजनक संधि के रूप में परिवर्तित हो गया था। अब इसके पश्चात, सुबुक्तगीन के पश्चात जो सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था, वो था महमूद गजनी, या महमूद गजनवी भी कहा जाता है इसको। सुबुक्तगीन का यह पुत्र था, और 998 ईस्वी में गजनी का यह राजा बना। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी युवक था, और बगदाद के खलीफा से उसने सम्मान प्राप्त किया और ये प्रतिज्ञा की कि वह प्रतिवर्ष भारत पर एक आक्रमण करेगा। और उसने पूरे मध्य एशिया में अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए उसने प्रण किया था। और इस जो उसका करने की महत्वाकांक्षा थी, उसको पूरा करने के लिए उसको बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। और यह धन उसको कहाँ से प्राप्त हो सकता था? उस समय भारत जो था वो काफी धनी था। यहाँ का आंतरिक और विदेशी व्यापार अपने चरम पर था। भारत को इस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जिस भी शहर पर ये आक्रमण करता था, वहां से भारी मात्रा में धन, सोना, चांदी और अन्य वस्तुएं, जिसमें कि बनाए हुए स्त्री और बच्चों को गुलाम बना के ले जाते थे और वहां उनको बेचते थे मध्य एशिया में।
तो इस प्रकार से काफी लूटपाट करते थे और उससे उनको काफी अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर इतिहास में प्रसिद्ध 17 आक्रमण किए थे और उसका जो 17वां आक्रमण था वो भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल और मंदिर सोमनाथ पर, जो कि गुजरात में द्वारका के पास स्थित है, वहां पर उसने अपना अंतिम आक्रमण किया था। और ये जो यहाँ से धन प्राप्त करते थे, ये ना सिर्फ अपने राज्य के विस्तार में इसका कार्य करता था, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भी वो कार्य करता था। हेनरी इलियट जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने इस पर काफी अध्ययन किया है और उन्होंने बताया कि महमूद गजनी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये महमूद गजनी का है। ये भारत से और अन्य स्थानों से इसने लूटपाट करके अकूत संपत्ति, अथाह धन एकत्रित कर लिया था। और इसको जो भारत पे बार बार आक्रमण करने का जो मुख्य लालच था या जो कारण था, वो भारत की अद्भुत धन संपदा थी जो हर शहर में उसे प्राप्त होती थी। ये आप देखेंगे किस प्रकार से भारत के देवालयों का दो कारण से, मतलब दो तरह की सिटीज पर महमूद गजनी ने आक्रमण किए थे। और उसने जो सिटीज चुनी थी, जैसे मथुरा थी, सोमनाथ था, कन्नौज था, इन जगहों पर आक्रमण करने का कारण ये था, पहली बात तो ये भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल थे। उसके दो उद्देश्य थे, एक तो अपने राज्य के लिए धन प्राप्त करना, दूसरा इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। तो ऐसी सिटीज पर वो आक्रमण करता था जिससे उसके दोनों उद्देश्य पूरे होते थे। भारत में जहाँ भी धार्मिक स्थान थे, जो भी मंदिर थे, मठ थे, वो धन संपदा के केंद्र थे, क्योंकि लोग काफी मात्रा में यहाँ चढ़ावा चढ़ाते थे और यहाँ पर काफी व्यापार, वाणिज्य, धन का लेन देन होता था। तो इन सिटीज पर आक्रमण करने से उसे ना सिर्फ धन की प्राप्ति होती थी, बल्कि यहाँ के देवालयों को और मंदिरों को नष्ट करके वो ये भी संदेश देना चाहता था कि हिंदू धर्म की बजाय इस्लाम धर्म को अब प्रमुखता दी जा रही है और लोगों को वो इस्लाम की सर्वश्रेष्ठता या सर्वोच्चता सिद्ध करने की बात करता था। तो इस कारण से इसने भारत में कई स्थानों पर आक्रमण किए थे। महमूद गजनवी ने जो 17 बार भारत पर आक्रमण किए थे, उसमें पहला आनंदपाल को पराजित किया, जो कि जयपाल का लड़का था। फिर उद्भंडपुर, त्रिलोचन पाल को हराया, भटिंडा पर आक्रमण किया, मुल्तान जो कि सिंध का एक भाग था उसको अपने साम्राज्य में मिलाया। उसने अलवर जो नारायणपुर था उसके एक व्यापारिक नगर पर आक्रमण किया, थानेश्वर पर आक्रमण करके चक्र स्वामी के मंदिर को नष्ट किया। फिर मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण किया और मथुरा में भी उसने भारी मात्रा में मूर्ति भंजक कहा जाता था, उसको मूर्तियों को तोड़ा। उनको बुत शिकन कहा जाता था, यानी जो बुत यानी मूर्ति पूजा के को इस्लाम में खराब माना जाता है। और हर मुस्लिम आक्रमणकारी ने यह कोशिश की कि वो जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति या हिंदू धर्म था, जिसे मूर्ति पूजक लोगों का धर्म था, तो मूर्तियों को नष्ट करके वो अपनी सर्वोच्चता, अपनी सर्वश्रेष्ठता हिंदुओं पर इस्लाम की श्रेष्ठता सिद्ध करने का वो प्रयास करते थे। कन्नौज का जो आक्रमण था वो बहुत प्रसिद्ध था। उस समय वहां के पर प्रतिहार शासक राज्यपाल का शासन था और महमूद के आक्रमण के समय राज्यपाल अपना राज्य छोड़कर भाग गया था। इसके पश्चात 1021 में महमूद गजनवी ने कालिंजर, जो कि उस काल का प्रमुख किला था, और उसका शासक विद्याधर जो कि चंदेल शासक था, उस पर आक्रमण किया, जो कालिंजर से भाग गया। फिर अंतिम जो आक्रमण था 1025 में मोहम्मद महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर पर किया। यहाँ के जो प्रसिद्ध मंदिर था, जो प्रसिद्ध शिवालय था, उसको जला दिया। बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया था और रास्ते में जब लौट रहे थे तो जाटों ने गजनी पर आक्रमण किया, पर यह आक्रमण गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण था और उसने जो जाटों के साथ युद्ध किया वो उसका अंतिम युद्ध रहा। तो इस प्रकार से गजनी ने
17 बार भारत के विभिन्न भागों पर आक्रमण करके उनको पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट किया और बहुत विध्वंस किया। तो आज जो ये वीडियो है, इसमें महमूद गजनी तक के मुस्लिम आक्रमण और भारत में मध्यकालीन शासन और उसकी पृष्ठभूमि के बारे में हमने चर्चा की है। इससे अगले वीडियो में तराइन का युद्ध, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच संघर्ष और भारत में मध्यकालीन भारत के शासन की स्थापना पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।